हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? हमने पढ़ा था 1848 की उदारवादियों की क्रांति, जो कि किसके द्वारा की गई थी? यूरोप के मध्यम वर्ग के द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? कि वो संविधानवाद चाहते थे और नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण चाहते थे। तो इसके बाद क्या हुआ? जो यूरोप की जो जनता है वो जागरूक होनी शुरू हो गई और जो यूरोप की जो निरंकुश तानाशाहियाँ थी उन्होंने अपने प्रशासन में कुछ सुधार करने शुरू कर दिए। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वहाँ पर सुधार की लहर पहले ही चल पड़ी थी और 1848 की उदारवादी क्रांति के बाद जो मध्य और पूर्वी यूरोप के देश थे वहाँ पर भी सुधार की लहर शुरू हो चुकी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जर्मनी का एकीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद इटली का एकीकरण भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक पर हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे इन दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कल डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में एक संसद बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो नेशनल असेंबली प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा चुनकर भेजे गए थे, उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो इस ड्राफ्ट में उन्होंने क्या कहा था कि जो राजा होगा वो संसद के अधीन रहेगा, चाहे राजा कोई भी हो लेकिन उसको संसद की अनुमति से काम करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर जो उस समय प्रशा का राजा था, जैसे उस समय जर्मनी अलग अलग इस प्रकार के साम्राज्यों में बटा हुआ था, तो उनमें प्रशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को क्या ऑफर दिया था कि आप हमारे राजा बन जाओ और आपको जो काम करना होगा वो संसद के अकॉर्डिंग करना होगा। लेकिन उसने भी क्या रणनीति अपनाई कि जो सत्ता है उसकी निरंकुश सत्ता है वो उसके हाथ से नहीं जानी चाहिए, और उसने उनका निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और वो जाकर के दूसरे राजाओं से मिल गया। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार से जो जर्मनी के एकीकरण की दिशा में एक स्टेप उठाया गया था वो असफल रहा। तो इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? इसके बाद जो आम जनता थी वो इस तरफ से उदासीन हो गई। उन्हें लगने लगा था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता। तो जो जनता की ये भावनाएं थी, इनका फ़ायदा फिर किसने उठाया? जो तानाशाही सरकारें थी उन्होंने ही उठाया। उन्होंने अपनी जो सत्ता थी उसको बनाए रखने के लिए राष्ट्र राज्यों का निर्माण जरूरी समझा। तो हम यही कहानी देखेंगे कि किस प्रकार से आगे जा कर के, अब तक हमने 1848 का घटनाक्रम पढ़ा, अब हम देखेंगे कि 1862 के बाद से क्या घटनाक्रम शुरू होता है, किस प्रकार से जो निरंकुश राजा है, जो तानाशाह राजा है, वो जनता की इन भावनाओं का फ़ायदा उठाता है कि जनता क्या चाहती है, जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित हो जाए, और उसके द्वारा फिर सेना का प्रयोग करके किस प्रकार से जर्मनी को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित किया जाता है। और इसके संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे जो प्रशा का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क, उसकी क्या भूमिका रही, उसने किस प्रकार से भूमिका इसमें जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका अदा की। तो अब हम 1848 के बाद के घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। तो 1848 में जो फ्रैंकफर्ट संसद हुई थी सेंट पॉल चर्च में, वो असफल हो गई। राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हो गया था, यानी कि अब जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो क्रांतियों से अलग हो चुकी थी। जो आम जनता थी वो अब राष्ट्रवाद को लाने के लिए, यानी कि मॉडर्न नेशन स्टेट को गठित करने के लिए
राष्ट्र राज्यों को अस्तित्व में लाने के लिए अब अलग हो गई थी। उन्हें लगा कि उनका जो प्रयास था वो असफल रहा। फिर क्या हुआ कि जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी कौन थे? जो निरंकुश और तानाशाह शासक थे, उन्होंने क्या किया? अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया? लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब हालांकि लोग राष्ट्र राज्य के गठन के लिए क्रांतियां नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो उनका जर्मन राज्य है, जर्मन राष्ट्र राज्य है, वो अस्तित्व में आए, जो कि अब बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो जर्मनी में अलग अलग साम्राज्य बने हुए थे, उनका एक शुल्क संघ बनाया गया था, जिसको हम जोल्वेराइन के नाम से जानते हैं। कब बना था ये शुल्क संघ? जोल्वेराइन का गठन कब किया गया था? 1834 में। ये भी किसकी पहल पर किया गया था? प्रशा की पहल पर किया गया था। और जर्मनी के एकीकरण में भी हम अब प्रशा की महत्वपूर्ण भूमिका को पढ़ेंगे। तो 1834 में प्रशा की पहल पर 30 राज्यों का एक जर्मन शुल्क संघ जोल्वेराइन बना। और जो जर्मन क्रांतिकारी थे, जो लोग ये चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, उन्होंने इस संघ को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए। 1848 की जो फ्रैंकफर्ट संसद थी, उसमें भी ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो पूरा जर्मनी है उसको एक राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में ले आते हैं। लेकिन ये प्रयास असफल हो गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये प्रयास क्यों असफल हुआ? क्योंकि जो मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग था, उनके हित आपस में मेल नहीं खा रहे थे और इनके बीच में आपस में टकराव हो गया। और इस टकराव का फायदा उस समय राजा ने उठाया और राजा ने क्या किया? सेना की सहायता से उनकी उस संसद को भंग कर दिया। तो ये क्या थे? ये स्टेप्स थे जो कि अब से पहले उठाए गए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। पहला कब उठा? जब जर्मन शुल्क संघ जोल्वेराइन बना। दूसरा, जर्मन क्रांतिकारियों ने भी प्रयास किए और जो फ्रैंकफर्ट संसद थी, उसके द्वारा भी जर्मनी के एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। फिर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, जो कि उसका पड़ोसी राज्य था, वो जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि जो जर्मनी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है वो एक हो जाए और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। फिर फ्रांस के लिए भी संयुक्त जर्मनी खतरा था। तो ऑस्ट्रिया की तरह ही फ्रांस भी नहीं चाहता था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य का उदय हो, जो कि उसकी शक्ति को चुनौती दे सके। और अनेक जर्मन वासी भी एकीकरण के विरोध में थे। जैसे कि हर एक विचारधारा के पक्ष विपक्ष में लोग होते हैं, तो इसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण के विरोध में भी कुछ जर्मनवासी भी थे। हालांकि बहुत से लोग इसके लिए क्रांतियां कर रहे थे। वो लोग ये चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। उन्हीं की भावनाओं का फायदा उठा करके जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो इसमें बिस्मार्क की क्या भूमिका रही? बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क को 1862 में जर्मनी का प्रशा का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि उस प्रशा के राजा का मुख्य सलाहकार था। तो बिस्मार्क ने क्या किया? उसने ऐसी रणनीति अपनाई कि उसने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, इनके साथ 3 युद्ध किए उसने। और इन युद्धों में उसने इन तीनों देशों को हरा दिया। और इन युद्धों के बाद क्या हुआ कि जर्मनी जो प्रशा था वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और उसने जो जर्मनी के बाकी के, आज के समय हम जिसको जर्मनी के रूप में जानते हैं, जो अपने आसपास के अन्य प्रांत थे, उनको मिला करके जर्मनी का गठन किया गया। और इस गठित जर्मनी का जो राजा था वो कौन बना? जो प्रशा का राजा था विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये कहानी थी जर्मनी के एकीकरण की। इसी प्रकार से किस प्रकार से जो
एक निरंकुश राजा है, जो राजशाही है, राजशाही के द्वारा किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया गया, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो अब जर्मनी के बाद इटली का किस प्रकार से एकीकरण हुआ, इस घटनाक्रम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों देशों के एकीकरण में एक बात कॉमन है कि अंत में जाकर के दोनों का एकीकरण राजशाहियों के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि इनमें जो क्रांतिकारी थे, आम जनता थी, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन वो पृष्ठभूमि को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अंत में जो एकीकरण इनका किया गया वो राजशाहियों के द्वारा ही किया गया। तो जर्मनी के एकीकरण को हम अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से हुआ इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण पे क्वेश्चंस हमसे क्या पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इटली के एकीकरण में गैरिबॉल्डी का क्या योगदान था। इनकी इटली के एकीकरण में क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इन पर अलग से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इटली के एकीकरण को जानने से पहले हमारे लिए क्या जानना जरूरी है कि इटली की पृष्ठभूमि क्या थी, एकीकरण के पहले इटली कैसा था। तो कैसा था इटली, जैसे हमने जर्मनी का डिस्कस किया कि वो 30 छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, उसी प्रकार से इटली क्या था, 7 अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जहाँ पर अलग अलग राजशाहियाँ शासन कर रही थी। केवल इनमें से, इन 7 राज्यों में से सार्डिनिया ऐसा प्रांत था, सार्डिनिया पीडमॉन्ट ऐसा प्रांत था जहाँ जो इटालियन साम्राज्य था उसका शासन था, इतालवी घराने का यहाँ पर शासन था। और जो बाकी के जो 6 राज्य थे वहाँ पर जो विदेशी थे वही शासन कर रहे थे। जैसे उत्तर में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश का शासन था, जो मध्य इटली था वहाँ पर पोप का शासन था, और दक्षिण में स्पेन के बूर्बो वंश का शासन था। और अभी तक यहाँ जो इतालवी भाषा थी, इटालियन लैंग्वेज थी, वो भी लोगों को जोड़ने का एक आधार नहीं बन पाई थी। जैसे कि हमने पोलैंड के एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि वो लोग भाषा के आधार पर जुड़े हुए थे। हालांकि पोलैंड भी अलग अलग छोटे छोटे राजशाहियों में बंटा हुआ था, जिस प्रकार से हम जर्मनी इटली को डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो पोलैंड था वो भी बिखरा हुआ था। लेकिन जो उसके टुकड़े थे वो किस आधार पर जुड़े हुए थे, भाषा के आधार पर, पोलिश भाषा के आधार पर। हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने रूस के साथ संघर्ष किया कि वो उनके ऊपर रूसी भाषा को ना ला दे। लेकिन इटली के एकीकरण में इस प्रकार का कोई आधार नहीं था जो कि वहाँ के लोगों को जोड़े रखता। तो अब हम देखेंगे इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई। इटली के एकीकरण में एंड में जाकर के ये जो सार्डिनिया पीडमॉन्ट प्रांत हमने डिस्कस किया, जहाँ पर इतालवी या जो इटालियन घराने का शासन था, वहाँ के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1871 में जाकर के इटली का एकीकरण किया। लेकिन इनके पहले भी कुछ ऐसे नायक थे, कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने इटली के एकीकरण का बीज बोया और उसकी नींव तैयार की। तो ये कौन कौन थे, इनसे पहले 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई। जुसेप्पे मेज़्ज़िनी, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, और एक बार फिर से इनके योगदान को हम डिस्कस करेंगे। काउंट कैमिलो डे कावूर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो इन 3 व्यक्तियों ने एक ऐसी मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की, एक ऐसा आधार तैयार किया जिसके आधार पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इटली का एकीकरण संपन्न किया। तो अब हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपना क्या क्या इसमें योगदान दिया। तो जुसेप्पे मेज़्ज़िनी का हमने पढ़ा था कि उन्होंने 1832 में ये यंग इटली नाम का एक अपना संगठन बनाया था, ये गुप्त संगठन बनाया था उन्होंने। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो इटली था उसका एकीकरण करना और ऑस्ट्रिया को इटली से
बाहर निकालना। इटली के एकीकरण के बाद जुसेप्पे मेज़्ज़िनी क्या चाहता था कि इटली को गणतंत्र बनाया जाए और उस गणतंत्र का अपना एक संविधान हो। हालांकि जुसेप्पे मेज़्ज़िनी अपने जीते जी ये कार्य पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसने ये यंग इटली नाम से संगठन बना करके और इसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत आधार तैयार कर दिया था, जो कि आगे जाकर के इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कावूर और गैरिबाल्डी ने किस प्रकार से ये पृष्ठभूमि तैयार की। तो कावूर की इसमें इटली के एकीकरण में क्या भूमिका रही। कावूर इटली के एकीकरण का एक बहुत बड़ा कर्णधार कहा जा सकता है। ये हम उसकी भूमिका को डिस्कस करते हुए समझेंगे। तो इसके बैकग्राउंड में क्या था, 1848 में इटली में क्रांतिकारी विद्रोह हुए। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो उदारवादी क्रांतियां थी वो पूरे यूरोप में हो रही थी, तो इसी प्रकार से इटली में भी उदारवादी विद्रोह हुए, लेकिन वो असफल हो गए, जिस प्रकार से पूरे के पूरे यूरोप में वो असफल हुए। तो इटली के एकीकरण का जो क्रांतिकारियों का प्रयास था वो अधूरा रह गया। तो इसकी जिम्मेवारी, इस विद्रोह के असफलता के बाद इटली के एकीकरण की जिम्मेवारी किस पर आ गई। इटली के जो 7 प्रांत थे उनमें से सार्डिनिया पीडमांट एक महत्वपूर्ण प्रांत था। इसके शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर इटली के एकीकरण की जिम्मेवारी आ गई। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने क्या किया, इटली के एकीकरण का जो काम था अपने प्रधानमंत्री काउंट कैमिलो डे कावूर को सौंपा। तो कावूर ने इसके लिए बहुत कूटनीति से काम लिया। कावूर ने अपनी कूटनीति के द्वारा क्या किया, फ्रांस को सार्डिनिया पीडमांट के पक्ष में मिला लिया। उसने सार्डिनिया पीडमांट के साथ संधि की। इटली के एकीकरण के लिए क्या जरूरी था, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, जो कि मेज़्ज़िनी भी करना चाहता था लेकिन वो ये कर नहीं पाया था। तो कावूर ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या किया, फ्रांस के साथ संधि कर ली और फ्रांस तथा सार्डिनिया पीडमांट ने मिल करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया के कब्जे में इटली का कौन सा प्रांत था, लोम्बार्डी। तो अब लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया से आज़ाद होकर के सार्डिनिया पीडमांट के अधिकार में आ गया। अब ऑस्ट्रिया के यहाँ से चले जाने के बाद क्या हुआ, इटली के जो 7 राज्य थे उनमें से और राज्य जैसे टस्कनी, मोडेना, पार्मा तथा जिस राज्य पर पोप का अधिकार था, तो ये 4 राज्य और सार्डिनिया पीडमांट के साथ आकर के मिल गए। अब कौन बचे, सिसिली और रोम। इनको इटली के एकीकरण के लिए इटली में मिलाना जरूरी था। तो कावूर ने यहाँ तक का सफ़र तय कर दिया कि उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र को सार्डिनिया पीडमांट के साथ मिला दिया ताकि इटली का एकीकरण किया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे गैरिबाल्डी की भूमिका को। गैरिबाल्डी भी कौन थे, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिनका इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। तो उनका ये योगदान किस रूप में रहा, गैरिबाल्डी सबसे पहले, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी थे, तो 1833 में वो मेज़्ज़िनी के, जो हमने पीछे पढ़ा, जुसेप्पे मेज़्ज़िनी ने यंग इटली नाम का संगठन बनाया था। 1832 में संगठन बना और 33 में जो गैरिबाल्डी था वो इसका सदस्य बन गया। कुछ समय तक उसने इस संगठन में रह करके अपनी गतिविधियां की। इसके बाद उसने क्या किया, अपनी एक सेना तैयार की। उसने 1854 में उसने लगभग 30,000 क्रांतिकारी या स्वयं सेवकों को मिला करके अपनी एक सेना तैयार की, जिसको उसने क्या नाम दिया, रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती के नाम से उसकी सेना को जाना जाता था। इस सेना ने फिर आगे जा करके इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी जो हमने डिस्कस किया कि जो सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, इस युद्ध में इनकी इस रेड शर्ट सेना ने भाग लिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1860 में जो गैरिबाल्डी की सेना थी वो सिसिली में एंटर कर गई और सिसिली में स्पेन के शासकों का अधिकार था और वहाँ से
जो स्पेन के शासकों का कब्जा था उसको हटा दिया गया। इसके बाद जो गैरिबाल्डी की सेना थी वो रोम में भी प्रवेश करती है, लेकिन रोम में जो गैरिबाल्डी की सेना है वो हार जाती है और फिर ये काम विक्टर इमैनुअल द्वितीय को करना पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया। तो गैरिबाल्डी की जो रेड शर्ट सेना थी, उसके जो स्वयंसेवकों की सेना थी, वो जो सिसिली था वहाँ पर उसने कब्जा कर लिया, लेकिन रोम में वो कब्जा नहीं कर पाए। यहाँ पर पेपल नाम का एक राज्य था रोम में, जो कि इटली के एकीकरण में बाधा बना हुआ था, यानी कि इसको इटली में अगर मिला लिया जाता, सार्डिनिया पीडमांट के अगर अधीन कर लिया जाता तो इटली का एकीकरण पूरा हो जाता। लेकिन जो गैरिबाल्डी की सेना है वो यहाँ पर फ्रांस और पेपल की संयुक्त सेना से हार जाती है और इटली का एकीकरण एक बार रुक जाता है। और ये जो गैरिबाल्डी था, इसकी सेना का, रेड शर्ट सेना का दक्षिणी इटली की ओर जो अभियान है, इसे किस नाम से जाना जाता है? एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स, यानी 1000 लोगों का अभियान से इस अभियान को जाना जाता है। इसमें स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर्स थे, वो क्रांतिकारी इसमें आकर के शामिल हुए थे, यानी कि इसकी जो सेना थी उन्हें किसी इस आधार पर भर्ती नहीं किया गया था कि उन्हें किसी प्रकार की नौकरी दी जा रही है। जो गैरिबाल्डी की सेना थी इसमें क्रांतिकारी अपनी इच्छा से आकर के शामिल हो रहे थे, और इसका ये जो अभियान था, इटली के एकीकरण का अभियान था, इसको एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स, 1000 लोगों का अभियान के नाम से जाना जाता था। तो जो गैरिबाल्डी की सेना ने कार्य अधूरा छोड़ा क्योंकि वो फ्रांस और पेपल्स की सेना से हार गए थे, ये फिर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने पूरा किया। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इसको कब पूरा किया? जब 1870 में, यानी कि गैरिबाल्डी की सेना की हार के 3 साल के बाद फ्रांस ने क्या किया? रोम से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, और इसी का फायदा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने उठाया और उसने रोम पर अपना कब्जा कर लिया। रोम पर हमला करके उसने उसको अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार से 1870 में क्या हुआ? इटली का एकीकरण पूरा हो गया, और 1871 में जाकर के जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय था वो जो एकीकृत इटली था उसका राजा घोषित किया गया, और रोम इटली की राजधानी घोषित की गई। तो ये थी इटली के एकीकरण की कहानी। तो अब हमने दोनों को डिस्कस किया है, जर्मनी को भी और इटली को भी। तो इन दोनों के एकीकरण में हमें क्या समानताएं दिखाई दी कि दोनों का एकीकरण राजशाहियों ने किया। हालांकि इसके आधार की शुरुआत जन विद्रोह ने की, आम जनता ने की, पॉपुलर मूवमेंट के द्वारा हुई, लेकिन अंत में ये एकीकरण राजशाहियों के द्वारा हुआ। जैसे जर्मनी के एकीकरण में वहाँ के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी प्रकार इटली के एकीकरण में भी हम काउंट कैमिलो डे कावूर की महत्वपूर्ण भूमिका देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसने फ्रांस के साथ संधि करके जो ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और हालांकि बाद में फ्रांस के साथ भी जो इटली था उसको युद्ध करना पड़ा। और इनमें हमें क्या समानता दिखाई देती है कि दोनों में ही एकीकरण के बाद लोकतंत्र नहीं आ पाया, जिसकी कि वहाँ की जनता मांग कर रही थी। यहाँ क्योंकि राजशाहियों ने एकीकरण किया था तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की कि वो जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो कानून बनाएंगे। गणतंत्र क्या होता है? जहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाने का काम करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी वो कानून बनाएगी, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता थी वो राजा के पास ही बनी रहनी थी। तो ये थे इन पर बड़े क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताइए, इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका पूछी जा सकती है और कावूर की भूमिका पूछी जा सकती है। और जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय था वो तो अंत में राजा ही बना था, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका थी इटली के एकीकरण में वो कावूर और गैरिबाल्डी की थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ,
इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इस प्रकार के इन पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। उम्मीद है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में या फिर इसी प्रकार की कहानी ब्रिटेन के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।